तमाम रुझान आ चुके हैं झारखंड से, जम्मू कश्मीर से। झारखंड में पूर्ण बहुमत बीजेपी को इन रुझानों में मिलता हुआ दिख रहा है और जम्मू कश्मीर में भी अब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी है बीजेपी। 25 सीटों पर इस वक्त रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और पीडीपी 23 पर चल रही है दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर। अब पीडीपी दूसरे नंबर पर आ गई है। इस बीच पीडीपी के प्रवक्ता का एक बड़ा बयान आया है। उनका ये कहना है कि बीजेपी और पीडीपी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, यानी राज्य के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दोनों गठजोड़ कर सकते हैं। ये कहना था पीडीपी के प्रवक्ता का, इंडिया न्यूज पर उन्होंने बोला। और इस बीच एक और बयान गृहमंत्री का आया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर झारखंड में तो बनाएंगे ही, जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे हम सरकार। ठीक, हमारे साथ तमाम गेस्ट जो है वो अभी बने हुए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं रुचि? शीतल जी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को मैं इस समय देख रहा हूं। जो लीडिंग पोजीशन उन्होंने झारखंड की बताई हुई है वो मुझे बहुत चौंका रही है। 81 में से 80 सीटों की लीड वो दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी 33, केवल 33 और आजसू उनकी सहयोगी वो 37 सीटें। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20, जेवीएम बाबूलाल मरांडी को 9, लालू यादव को 5, कांग्रेस को 4, एनसीपी की 1 और 2-3 आजसू उनकी सहयोगी वो 37 सीटें। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20, जेवीएम बाबूलाल मरांडी को 9, लालू यादव को 5, कांग्रेस को 4, एनसीपी की 1 और 2-3 छोटी अन्य पार्टियों को 1। यानी मुझे लग रहा है कि वो स्पष्ट बहुमत से भाजपा गठबंधन शायद थोड़ा आसपास कहीं पर है। कुछ गड़बड़ी भी हो सकती होगी, इसलिए अंतिम नतीजे हमें देखना होता है। ठीक है, अभी यकीनी तौर पर अभी तो शुरुआत है, रुझान आए हैं, अभी ये नतीजों में तब्दील होंगे, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ये तस्वीरें फिलहाल आप जम्मू से देख रहे हैं, जम्मू से जश्न की तस्वीर। ये वहाँ का पारंपरिक तरीका है ये नृत्य का, और ये आप बीजेपी कार्यकर्ता है तमाम। और अभी आप मुखौटे भी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के लगाए हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर। ये तमाम लोग जम्मू में जश्न की तस्वीरें हैं और जश्न लाजमी भी है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जम्मू कश्मीर में 25 सीटों के साथ। 25 सीटों पर रुझानों में वो अभी कम से कम आगे चल रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी उतना खराब नहीं रहा जितना कि सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था। 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। पीडीपी 23 पर, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी इनकम्बेंसी वेव के चलते 17 पर सिमटी हुई और अदर्स 6 पर आगे चल रही है। इन अदर्स में पैंथर्स पार्टी है और तमाम छोटे छोटे दल हैं। लोन भी है ना, बिल्कुल, सज्जाद लोन सबसे अहम, सज्जाद लोन, जहां पे वो दो जगह पे सज्जाद लोन की पार्टी जो है वो आगे चल रही है। क्या कह रही है? इलेक्शन कमीशन साइड क्या 87 में से। और इस बीच हमारे साथ रागिनी नायक, कांग्रेस की रागिनी नायक जुड़ चुकी हैं। रागिनी, पहला रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। ये जो रुझान हमें दिख रहा है जम्मू कश्मीर में और झारखंड में, जहां पे पूरी बहुमत बीजेपी को और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी। देखिए, 2-3 बातें तो शीतल बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि मिशन 44+ का नारा जो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उससे लगभग आधे पर ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिमटती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि इसको और झारखंड के रुझान को भी एक बड़े पैटर्न के रूप में देखना चाहिए। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले अच्छा था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली, उससे 20 सीटें करीब कम आई। इसी तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर का भी विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कोई बहुत ज्यादा इजाफा भारतीय जनता पार्टी का होता दिखा नहीं। क्यों रागिनी 11 से वो 25 पे आ गए? रागिनी, और अगर हम रागिनी को भी जोड़े तो 58। रागिनी 11 से 25 पे आ गए वो, और आप 17 से 16 पर है अभी। 11 से 25 आपको बड़ा इजाफा नहीं लगता है? शीतल, जो मैं बात कह रही हूँ शायद आप समझ नहीं पाई। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी के नाम की आंधी और सुनामी की और लहर की जो बात की, आज इसका विश्लेषण भी होना चाहिए कि क्या वो उत्थान पर है या ढलान पर है। लोकसभा को अगर पीक मानकर चले तो उसके बाद के चारों प्रदेशों के जो चुनाव हैं, उसमें जितनी बढ़त लोकसभा के समय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर थी, उससे बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है।
56 सीटों का आंकड़ा था झारखंड में, अब आप खुद देख लीजिए 42, मेरे ख्याल से आखिरी रुझान 42 पे था। इसी तरीके से 25 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में था, उसमें बहुत बढ़त हासिल नहीं हुई। महाराष्ट्र में भी 20 सीटें कम हुई हैं। तो ऐसे में मैं तो ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ी हवा और आंधी का जो परिदृश्य दिखाया जा रहा था, उसकी ढलान और उसका पतन शुरू हो गया है। हाँ, ये जनता का जो मूड है वो इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बदल जाए। इसीलिए एक बड़ा, मुझे लगता है यहाँ पे नतीजों को देखकर मेरा आकलन इस तरह का रहेगा। लेकिन झारखंड में मैं जरूर मानती हूं कि हमें अपने ही आपसे जो उम्मीद थी उस पर हम खरे नहीं उतर पाए हैं। जम्मू कश्मीर में जरूर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करता हुआ दिखाया ओपिनियन पोल्स ने, लेकिन वो ओपिनियन पोल्स भी ज्यादातर गलत ही साबित हुए। अनुज जी, आप कुछ रागिनी जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जनता का जो मूड की 6 महीने में उतार होने लगा है मोदी वेव का, ये शायद कांग्रेस आलाकमान इस बात को ठीक से समझ नहीं पाया उसके अपने नेटवर्क से या प्रचार में जब जाते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रचार उन्होंने न केवल महाराष्ट्र और हरियाणा के समय बल्कि अभी भी बहुत कम प्रचार किया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता यदि उनको फीडबैक सही मिला होता और अधिक प्रचार उन्होंने किया होता तो कांग्रेस थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन इस समय कर पा रही होती? आलोक जी, मोदी जी और उनकी सरकार नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन से ज्यादा वादों और दावों के प्रचार पर निर्भर हैं। और इसीलिए आपने देखा कि संसद की अवमानना करके, जहां पे पूरा विपक्ष कह रहा है कि आकर बोल दीजिए, मोदी जी ने ये जरूरी समझा कि वो जाकर रैलियों को संबोधित किया और उन्होंने किया। अब आरोप भ्रष्टाचार का हम पर लगता था और 100 करोड़ के पूरे अभियान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि प्रचार अच्छा कर रहे हैं और प्रचार के आधार पर ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये बढ़त बनाकर रखी है। लेकिन 25 यू टर्न तो 6 महीने में हो गए और अगर इसी रफ्तार पर चलते रहे तो आगे के प्रदेशों में और भी ये जो सूची है और अंक तालिका है ये सिमटती जाएगी। रागिनी, ये मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। मेरा एक सवाल ये है कि जो नतीजे और रुझान जो बता रहे हैं उसमें झारखंड में, अभी अनुज ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि झारखंड में अगर जेएमएम और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर नतीजे होते। और जम्मू कश्मीर में भी अगर जेएमएम, एनसी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन अगर दोनों जगह आपका बना रहता तो शायद आज आप ज्यादा तगड़ी चुनौती दे रहे होते और कहीं हो सकता सत्ता के करीब पहुंच रहे होते। क्या गठबंधन तोड़ करके दोनों जगह कांग्रेस ने गलती की? एक, और दूसरा जो अनुज ने कहा कि क्या ग्राउंड फीडबैक, यानी कांग्रेस नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से जो संबंध है वो इतना कमजोर है कि उनको ग्राउंड फीडबैक अभी तक नहीं मिल पाया कि वो अपने को इतनी कमजोर स्थिति मान रहे हैं जितने कमजोर वो है नहीं। क्या लगता है आपको? देखिए मुझे लगता है कि एक आजाद मुल्क में हर तरीके की विवेचना और समीक्षा करने का सभी को आधार है, माफ कीजिए अधिकार है रस्तोगी जी। और आप ऐसा आकलन जो कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और क्षेत्रीय नेतृत्व ने मिलकर साझी जिम्मेदारी और साझे सरोकार के साथ ये चुनाव लड़ा। अब इसके नतीजे जो भी निकले हम उसे स्वीकार भी करते हैं। उस पर यह कहना कि हमने प्रचार ठीक से नहीं किया या हमारा शीर्ष नेतृत्व समझा नहीं या ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखती। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पर आकलन करना और आत्मनिरीक्षण करना भी जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है कि हम देखें परखें कि कहाँ कमी रह गई और उसमें सुधार करें। और जहां तक आपका पहला प्रश्न है, देखिए आज के समय में गठबंधन की राजनीति मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वैमनस्य फैलाने वाली सांप्रदायिक शक्तियां उनको रोकने का काम जरूरी है। और लेकिन कांग्रेस के पास कुछ कारण थे, इसी तरीके से जेएमएम के पास भी कुछ कारण थे, एनसी के पास भी कुछ कारण थे कि चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हो सका। अगर चुनाव के नतीजे और ज्यादा फेवरेबल होते, हमारे हक में होते, तो शायद ठीक पोल इस पर कुछ बातचीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ खास परिदृश्य दिख नहीं रहा। रागिनी, आपके पास फिर आएंगे। इस बीच हमारे साथ आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, लेकिन इस बीच हमारे पास आंकड़े, अब ब्रेकअप भी आ गया है, रीजन वाइज ब्रेकअप हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर रीजन में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 सीटों पर आगे है और पीडीपी 21 यानी 24 जो पीडीपी ओवरऑल जम्मू कश्मीर में दिखा रही है उसमें उसको एक बड़ा हिस्सा जो है 21 सीटों का रुझान जो है वो कश्मीर में आगे दिख रहे हैं और अदर्स जो है 5 जो है वो वैली में यानी घाटी में आगे है, जिसमें सजाद लोन की पार्टी भी है। ये हम देखिए यानी पूरी तरह से आलोक जी बीजेपी को जो ये 26 का आंकड़ा दिख रहा है ये जम्मू में मिला है, जम्मू रीजन में। पीडीपी ने जैसा कि कहा जा रहा था कश्मीर में स्कोर किया है।
ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि यदि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो उनको बुलाया जाएगा कि आप सरकार बनाकर दिखाइए। वैसे अभी तक उम्मीद यही थी, कोशिश बीजेपी ने लगातार ये की है कि पीडीपी के साथ तार जुड़े रहें और पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। अब सवाल ये होगा कि मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या बीजेपी अपने बल पर, चूंकि जम्मू में उसको काफी सीटें मिल रही हैं, तो वो चाहेगी कि हिंदू एक मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर में। एक बड़ा क्रांति इसको कहना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संघ का आह्वान है, उसकी दृष्टि से जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर कर रही है। लेकिन प्रभु जी, 23 सीटें बीजेपी को जम्मू में आगे 23 सीटें जो है वो जम्मू के उसमें दिख रही है रीजन में, तो बाकी की 3 जो है वो लद्दाख से यकीनी तौर पर मिल रही होगी, और लद्दाख बुद्धिस्ट है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव में बीजेपी को ये बातें भी सोचनी होगी कि जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लद्दाख से उनका एमपी भी राज्यसभा में लोकसभा में जीत करके आया, पहली बार वहां से रहे, इसलिए वहां से सीटें आना लाजिम था, अन्य थी वहां पर जो अभी तक कश्मीर वैली में जो मोदी जी का एक प्रयत्न चल रहा था कि कश्मीर उनकी वैली के अंदर प्रेजेंस होनी चाहिए, अभी देखते रिजल्ट क्या आता है। परंतु ये बात सच है कि मोदी जी का इम्पैक्ट तो है वहां। वोट परसेंटेज बढ़ी है क्योंकि सब जगह कैंडिडेट उन्होंने सबसे ज्यादा खड़े किए हैं, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ेगी, वैली में भी बढ़ेगी। वहां उनको कैंडिडेट मिले हैं और उन्होंने काफी प्रचार किया, अच्छे अच्छे कैंडिडेट उन्होंने ढूंढे वहां पर। तो इसके अंदर जो मैंने पहले शुरू में बात की है कि ये चुनाव इसलिए नहीं था कि मोदी जी 44 मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं था। उनका ये मिशन था कि सबसे ज्यादा मीटिंग उन्होंने वैली के अंदर की है। अगर आप नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात करें, सबसे ज्यादा भीड़ भी उनके है। उनका ये था कि इस तरह से कश्मीर के साथ अपना एक बीजेपी का नाता जोड़ा जाए, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके मोदी जी ने अपनी प्रेजेंस वहां पर निकाल दी है। क्योंकि ये वोट मोदी बीजेपी के वोट लोग नहीं दे रहे, सिर्फ मोदी को वोट दे रहे हैं। यह मान करके चलना चाहिए हमारे को, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बीजेपी के चेहरे को ही, मोदी के चेहरे को ही लोग, अभी डांस भी लोग कर रहे हैं, वो भी मोदी का अपना मुखौटा लगा करके कर रहे हैं। तो किसी बीजेपी का झंडा लेकर के देखो, झंडा भी बहुत कम है उनके पास, अब मोदी की वो लेकर के देख रहे हैं। तो मोदी का जादू अभी चल रहा है, परंतु उनका ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किसी न किसी तरीके से बीजेपी के समर्थित सरकार बननी चाहिए, ताकि वो 370 की जो बात बार बार करते हैं वो बेमाने हो जाती है उसके बाद। क्योंकि वहां पर इस तरह के रूल बनेंगे जो सारे राष्ट्र के लिए लागू होंगे, सारे देश के लिए लागू होंगे। तो कश्मीर जो है, एक इंटरनेशनल लोग भी देख रहे हैं उसके ऊपर कि बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर में कैसे है। उस हिसाब से बीजेपी में जो इंटरफेयर करते हैं बाहर के लोग, वो भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी को वहां से मैंडेट मिला है। हमारे साथ श्याम जाजू भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। श्याम जाजू जी, झारखंड में तो आप सरकार बनाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार आपको किसी के सहयोग से बनानी पड़ेगी, जो कि पीडीपी ने कह दिया है कि वो समर्थन देने के लिए तैयार है। पीडीपी आपको कबूल है क्या? और पहला सवाल, और दूसरा ये कि पीडीपी के साथ, क्योंकि आप सहयोग लेके बनाएंगे सरकार जम्मू कश्मीर में, तो आपको अपने जो आपके एजेंडे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, धारा 370 की बात हो या तमाम, वो क्या आप छोड़ देंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे के लिए उस दल के साथ मिलकर? भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। पूरे देश के राजनीतिक समीकरण इससे चेंज हो रहे हैं। इस बार झारखंड में तो हम प्योर मेजोरिटी में आ ही रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता, इस स्थिति में हम वहां पर है। आने वाले दिनों में और भी इसका एक अलग से नया असर आपको दिखेगा। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा था, जब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो मोदी जी की कल्पना थी, उसको सब पूरे देश ने अप्रिशिएट किया था। जम्मू कश्मीर भी उसके लिए अपवाद नहीं है। और ये इस बार के चुनाव के रिजल्ट यही आ रहे, लोग विकास की रफ्तार भी जाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों ने सिक्का मुर्तब किया है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव आपको दिखेगा। अब सवाल रहा हम किसके साथ जाएंगे। हमारे लिए सब पर्याय खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक टाइम इस देश में लोग अनटचेबल पार्टी मानते थे, के लिए कोई अनटचेबल नहीं है, कोई हमें अनटचेबल कर ही नहीं सकता। इस प्रकार की स्थिति में हम हैं। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में तय होगा, राजनीतिक समीकरणों का सब विश्लेषण करके हम किसके साथ जाएंगे या कौन हमारे साथ आएगा, इसकी भूमिका वहां पर स्पष्ट होगी। यहाँ तो स्पष्ट तौर पर पीडीपी एक ऑप्शन दिखता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अगर आप बनाएंगे भी तो आपके नंबर्स 44 तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो अब तक के रुझान है। अभी भी रुझान तो स्पष्ट होना है। अभी के रुझान ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 2 नंबर पे पीडीपी है। कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर से बाहर हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर निर्णायक भूमिका रहेगी। हम तय करेंगे वहां पर सरकार कौन चलाएगा।
अच्छा, तो ये आप तब भी तय करेंगे अगर आप दूसरी पार्टी के तौर पर उभरते, क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। पीडीपी 27 पर आगे और आपकी पार्टी अब 25 पर आगे है। हम तो आज तक जम्मू कश्मीर में कभी तो 1 सीट, कभी 4 सीटें और मैक्सिमम 11 सीट तक पहुंचे थे। तो उस हिसाब से आज 27 सीटों पर हम आगे हैं। घाटी में भी हमने अच्छे प्रकार से वोट लिए हैं, लद्दाख में भी हम जीत रहे हैं। तो ये सब ये बता रहा है कि लोग नया बदल चाहते हैं, लोग मोदी जी के विकास के साथ है। कोई प्रादेशिकवाद, कोई भाषावाद, कोई जातीयवाद, कोई संप्रदायवाद, सबको लोगों ने पीछे छोड़ा है और लोग विकास के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोदी जी का विकास ताकत बनाई। अरे बीजेपी तो मीडिया ने 35 सीटें दी, तो उभर कहाँ, अभी तो 20 के आसपास ही है। मुताबिक है वो, आपकी उम्मीदों के मुताबिक है रुझान? नहीं, हमें तो उम्मीद थी कि बीजेपी 20 के अंदर ही रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक रिजल्ट निकलेगा तो 20 के अंदर ही बीजेपी होगी। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? अभी जब रिजल्ट निकलेगा पूरी तरह से उस वक्त कांग्रेस डिसाइड करेगी। और कांग्रेस साथ जा सकती नहीं, अभी बहुत अर्ली है, जब तक रिजल्ट पूरा नहीं निकलता है। ये तो अभी शेयर मार्केट की तरह कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। ट्रेंड से असली रिजल्ट का पता नहीं चलता है। जब तक पूरा रिजल्ट नहीं निकलता तो ये संभव नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। बीजेपी को रोकने के लिए एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ग्रैंड अलायंस बना सकती है। ये देख लेंगे। सर, आप मानते हैं कि तमाम विरोध के बाद भी मोदी आगे बढ़। प्रभु जी, जिस तरह के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, तो क्या एक संभावना पीडीपी कांग्रेस के जुड़ने की दिखाई दे रही है आपको? मैं इसे चुप बैठा हूँ। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ग्रैंड अलायंस बना सकती है। ये देख लेंगे। सर, आप मानते हैं कि तमाम विरोध के बाद भी मोदी आगे बढ़। प्रभु जी, जिस तरह के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, तो क्या एक संभावना पीडीपी कांग्रेस के जुड़ने की दिखाई दे रही है आपको? मैं इसे चुप बैठा हूँ। मैं कोई अंदाजा लगा नहीं रहा कि जिस तरह से चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और जिस तरह बीजेपी और पीडीपी और कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, उनसे ज्यादा हो जाती, लगभग मेजोरिटी के पास पहुंचने वाले हैं। अगर अदर्स में से उनके साथ को मिल जाए तो उनकी 44 सीटें बन जाती हैं। परंतु क्या होगा उस प्रदेश के अंदर, कश्मीर के अंदर बहुत कुछ होता रहता है। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ थी, फिर उनके खिलाफ हो गई। कांग्रेस वाले पीडीपी के साथ थे, सरकार बना करके पहले भी बन चुकी है उनकी सरकार। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए। तो कांग्रेस का ये होगा कि बीजेपी रोको किसी तरीके से, ताकि जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बोनोमी बनी हुई है, उसको थोड़ा धक्का लगाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं जाकर के। बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी भी पार्टी को मिला करके वहां पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन करके आ रही है, अभी तो नंबर 2 हो गई दोबारा से, इसके तरफ से लगता है। परंतु रिजल्ट इसमें से यही है कि बीजेपी ने जम्मू के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है और मोदी का जादू चल रहा है। और कांग्रेस को भी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। 17 से 15 पर आना, जिस तरह का माहौल बना हुआ था मीडिया में, जिस तरह से उनको राइट ऑफ किया गया था, उससे लगता है कि कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद ने मेहनत करके कांग्रेस की इज्जत बचा ली है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला बचा नहीं पाए हैं, उनके फादर बीमार थे, बेचारे लंदन में पड़े हुए हैं। तो लगता है कि उमर अब्दुल्ला एक ऐसे युवा नेता हैं जिसकी उम्मीदों के ऊपर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने जनता को, उनसे दुख जरूर हुआ कि एक नया चेहरा जो उभर करके आया था वो वैली के अंदर अब लगता है पॉलिटिकल डाउनफॉल की तरफ जाता जा रहा है। तो कांग्रेस का सर्वाइवल लगता है यहाँ पर अभी बच गए, जितना होना चाहिए था, जिसे प्रेडिक्ट किया जा रहा था मीडिया की तरफ से, वैसा हो नहीं रहा है। विनोद जी, श्याम जादू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए जो समीकरण, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो बीजेपी क्या पीडीपी का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए तैयार होगी? पहला सवाल। क्योंकि पीडीपी तभी जाएगी बीजेपी के साथ जब बीजेपी तैयार हो उसका मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वरना कांग्रेस का ऑप्शन उसके सामने खुला रहेगा। तो क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपनी सरकार चाहते हैं। तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगी तो पीडीपी या एनसी साथ आएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो जाजू जी इस बारे में जरा सा स्पष्ट करें कि क्या वो पीडीपी का मुख्यमंत्री उन्हें स्वीकार होगा भाजपा को? आप एक 2 साल 4 साल पहले की राजनीतिक स्थितियां इस देश की ध्यान में ले तो कोई भी इस प्रकार का रिजल्ट आने के बाद तुरंत इक्वेशन ये शुरू हो जाता था कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, और इसमें लोगों की कंपटीशन लगती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी के भी साथ जाने को तैयार है। आज स्थितियां बदली है, लोग केंद्र का एजेंडा देख रहे हैं, केंद्र का विकास देख रहे हैं, और निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार है। ये पीडीपी ने तो स्पष्ट कर दिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है कि कश्मीर के कौन से एजेंडे पर हमको लेके जाना है, कौन हमारे साथ रहेगा, और निर्णायक भूमिका करने की स्थिति में हम आ गए हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में हमने अपना मेटल प्रूव किया है।
मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा सक्सेस हो रहा है। जम्मू कश्मीर भी उसके लिए अपवाद नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आप अपने मन से कैसे बना लेंगे, क्योंकि पीडीपी भी अगर आप ही के बराबर नंबर्स लेके आती है और घाटी में पूरी तरह से उसका प्रेजेंस है, तो फिर आपका ये कहना है कि आप ही अपनी मर्जी से और अपने मुताबिक मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप अपने सहयोगी को कैसे इग्नोर करेंगे जो कि काफी मुखर रहा है इस मुद्दे को लेके? मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर? राजनीति में प्राप्त परिस्थिति में काम करना होता है। हम इतने पीडीपी के साथ साथ उससे भी 1-2 सीटें ज्यादा लेकर हम बड़ी पार्टी के रूप में आ रहे हैं। कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग में राजनीतिक परिस्थितियों का जायजा लेकर विश्लेषण करके हमने किसके साथ जाना है या कौन हमारे साथ आएगा, ये भूमिका तय करेगी। अभी कोई भी उसमें स्पष्टता आने के लिए अब थोड़ा टाइम है, पर निश्चित रूप से हम जिस रफ्तार से आगे बढ़े हैं, जो आज तक हम कभी 1 सीटें कभी 4 सीटें मैक्सिमम 11 सीटों तक पहुंचने वाली हमारी पार्टी आज ये करके दिखाया हमने। और कश्मीर के कोई भी इलाके में हम कम वोट नहीं है, घाटी में भी हमने वोट लिए हैं। तो इसलिए ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना बेस वाइडर करने जा रही है। रागिनी कुछ कहना चाह रही है? शीतल, मुझे कुछ बातों पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पर हैं वो कह रहे हैं कि आज देश में परिस्थिति ऐसी है कि सभी पार्टियां, सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने में बहुत ही इच्छुक हैं, लेकिन आप चाहे बिहार को देखें, चाहे महाराष्ट्र को देखें, जहां पे लगभग इनका 2 दशक पुराना संबंध टूटते टूटते बच गया, या आप यहाँ भी देखें, मुझे तो ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, इनके अपने ही वादों में, अपने ही दावों में बहुत विरोधाभास नजर आ रहा है। जिसे ये नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे, उससे समर्थन लेने में बिल्कुल भी सकुचाई नहीं। महाराष्ट्र में मोदी जी ने अपनी हर रैली में बाप बेटी बाप बेटी बाप बेटी करके बार बार एक पार्टी पर निशाना साधा, और आज बातचीत ये हो रही है कि पीडीपी और बीजेपी में भी अलायंस हो सकता है, और फिर ये कहते हैं कि सत्ता के प्रति इनकी कोई लालसा नहीं है, ये तो केवल विकास का नारा देते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि क्या इनकी विचारधारा की तरह इनका विकास का मुद्दा भी बटा हुआ है? क्या वो भी विभाजन पर ही केंद्रित और आधारित है? क्योंकि ये मुद्दा, अगर ये मुद्दा है तो इनको जम्मू में उस मुद्दे पर वोट मिलता है, लेकिन घाटी में उस मुद्दे पर वोट नहीं मिलता। लद्दाख में भी ये कोई ऐसी बहुत बड़ी मिसाल कायम नहीं कर पाते। तो आखिर ये क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग बिल्कुल नहीं है। हम जो भी सोचते हैं वो कहते हैं और करके दिखाते हैं। ये हमने करके दिखाया है। अब घाटी में इतने बड़े पैमाने पर ऐसे वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये किसने पहले सोचा भी नहीं था। अच्छा जादू जी, ठीक है, आपके खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन ये बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में ये नहीं कहा था कि बाप बेटे और बाप बेटी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, मौका नहीं देना है? ये तो कहा था ना। ये सही है, ये सही है कि आजादी के बाद 65 साल कश्मीर की जिस प्रकार से विकास की गति रुकी हुई है और पूरा डिपेंडेंस है कश्मीर केंद्र सरकार पर और पूरे देश पर, टूरिज्म पर कश्मीर चलता है, उसके अपने कुछ सोर्सेस नहीं है, इसलिए वहां विकास नहीं हो रहा है। कश्मीर के लोगों का पलायन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है, पंडित वहां पर जा नहीं रहा। ये सब बातों का विश्लेषण करके आज केंद्र के जो विकास की रफ्तार लोग देख रहे हैं, लोगों ने ये सिद्ध किया है कि वो भी विकास चाहते हैं। वो प्रादेशिकवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, जातीयवाद सबके ऊपर उठकर वो करना चाहते हैं। इसलिए बाकी सब प्रदेशों में तो हमें है, पर कश्मीर में हम सबसे बड़ी पार्टी अपने आप में करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए भी बड़ी अचीवमेंट है और देश के लिए, जनता के लिए भी एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पर अपना बेस वाइडर करने जा रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और हमारा 370 मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, या केवल वो मैनिफेस्टो तक ही सीमित रहेगा? मैनिफेस्टो तो जारी नहीं हुआ है। हम अपनी भूमिका पे कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, एडामेंसी से सरकार नहीं चलती। तो अगर जब ऐसी गठबंधन की सरकार चलानी होती है तो सरकार उस स्ट्रेटेजी पे विचार भी करेगी। लोगों को अस्थिरता में रास्ते पे छोड़ देना और विकास की बातें करते रहना, ये दोनों बातें कभी हो नहीं सकती। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा निश्चित रूप से अवेलेबल सिचुएशन का जायजा लेकर, राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करके, कौन से पार्टी के साथ जाना राज्य के हित में है, राज्य की जनता क्या चाहती है और उस हिसाब से क्या समीकरण बैठते हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी। मैं एक बात जोड़ दूं, बिल्कुल।
ये कहना था कि देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस तरह का गठबंधन नहीं करेगी। मायावती जी को आप याद करिए, मायावती जी को डॉक्टर बुलबुल जोशी उस समय बड़े प्रमुख नेता थे, और उनसे जब हमने पूछा कि भाई आप कैसे मायावती, उन्होंने कहा देखिए राजनीति है, तो राजनीति में पीडीपी से भी कोई परहेज नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस समय मोदी जी ये चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक मैसेज जाएगा, जो अभी चावला जी भी कह रहे थे, कि ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता जम्मू कश्मीर में है। इसलिए पीडीपी के साथ, और सामना एक और बात शीतल याद रखें, लोन को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की गई, कई ऐसे उम्मीदवारों की सहायता की गई, यहां तक कि झारखंड में जाजू जी तो शायद सीट के हिसाब से जाने, वहां भी सूरजदेव सिंह जी के परिवार, जिन पर बड़े विवाद भारतीय जनता पार्टी बड़े आंदोलन का हमेशा करती रही है, उनके लोगों को भी अपने साथ ले लिया गया। तो चुनाव की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसे अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़ा दौड़ाते हैं, तो चाहे झारखंड में दौड़ाए या कश्मीर में, वो अपना फतेह करना, उसको विजय करना, ये लक्ष्य मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए अब आप ये जो रागिनी जी कह रही है सिद्धांत, कांग्रेस का भी सिद्धांत तो बहुत कुछ देख में आ गया, क्योंकि राहुल जी भी पता नहीं मैनिफेस्टो भी ठीक से अपना पार्टी का कितना पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, जो उनको पहले बैकग्राउंड भी नहीं मालूम होता। और कांग्रेस का इतिहास रागिनी जी जरा देख लीजिए, कांग्रेस के दफ्तर में कहीं कांग्रेस का इतिहास की कॉपी मिल जाए तो मुझे भिजवा दीजिएगा। रागिनी जी से जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी, माफ कीजिएगा आलोक जी, नहीं आलोक जी, मुझे तो लगता, मैं समझ ही नहीं पाई कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने इतनी हल्की टिप्पणी की कैसे। मैनिफेस्टो संभावनाएं तो किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्या संभावना है वो तो सोचना पड़ेगा पार्टियों को बैठ के। अब जो रिजल्ट निकला है, अब चारों पार्टियों को सोचना पड़ेगा, बीजेपी को, पीडीपी को, कांग्रेस को, नेशनल कांग्रेस, चारों को सोचना। मैं अपनी राय जो है वो आपको नहीं दूंगा, मैं यथासंभव जहां देना है वहां दूंगा। सर, बीजेपी का दिख रहा है, उसको रोकने के लिए ग्रैंड अलायंस की बात लेकर डॉक्टर कर्ण सिंह को हम सुन रहे थे। कर्ण सिंह जी के बेटे भी तो चले गए भाजपा में, तो आप देखिए आपका इतिहास, रागिनी जी हल्की की बात नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैं बात पूरी कर सकती हूँ? हाँ करिए जरूर। नहीं, आलोक जी, आपने कहा कि राहुल जी ने शायद मैनिफेस्टो पढ़ा भी नहीं। आप ये कैसे भूल गए कि इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए 10,000 से 15,000 तक लोगों से मुलाकात की राहुल जी ने। 5 महीने 27 अलग अलग जगहों पे जाके, चाहे कुली हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ट्राइबल लोग हो, सब लोगों से जाके मिले, उनकी समस्याओं के समाधान को मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया। उसके बाद 44 वो इतने प्रोएक्टिव थे, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा भी नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज कांग्रेस हार रही है, मैं स्वीकार करती हूँ, पर मैं समझती हूँ कि संसदीय लोकतंत्र का अपमान है कि आप ये समझ लें कि हर जीत और हर हार अंतिम हार है। ऐसा कतई नहीं होता। और अगर बहुपार्टी सिस्टम इस देश में लागू है तो उसमें एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। 1999 में केवल 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल के अंदर 11 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार हुई। तो केवल ये कह देना कि 2 या 3 प्रदेश में हमारे पिछली बार से कम परफॉर्मेंस रहा है तो आगे हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही तर्कहीन बात है। 77 में भी ऐसी हार नहीं हुई थी। राजनीति में सिद्धांत होने ही नहीं चाहिए। सिद्धांतों और नीति का, नैतिकता का कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं उसे भी गलत समझती हूँ। चुनाव के दौरान कहना कि हर गरीब व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा जब काला धन आएगा, और उसके बाद मन की बात में ये कहना कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि कितना काला धन जमा है, मैं समझती हूँ गलत है, ये झूठ है। इस तरह से जनता को बरगलाना केवल वोट बटोरने का काम है। एक मुद्दे को उठाकर उसका राजनीतिक दोहन करना और फिर उसे छोड़ देना, मैं समझती हूँ कि राजनीतिक सभ्यता के खिलाफ है। ठीक है। ऐसा करके आप तत्कालीन नतीजे जरूर पा सकते हैं, लेकिन आप देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। पर 1 साल से नतीजे पा रहे हैं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे। जाजू जी, अगर हम जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुत खराब प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं है। पीडीपी 27 पर है, और तो यहाँ पर हमें तस्वीर बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस पीडीपी के साथ भी जा सकती है, या कांग्रेस एनसी के साथ तो खैर कोई सीन बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अब तो कांग्रेस भी 16 पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात स्पष्ट है कि हम कभी सत्ता के लिए कुछ भी करने वाली ये पार्टी नहीं है। कांग्रेस को इसकी आदत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाहर रह नहीं सकती, इसलिए उनके लिए चिंता का विषय, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है।
हमारा विकास का एजेंडा आगे जा रहा है, हम बहुत अच्छी तरह से वहां जीत हासिल करने जा रहे हैं, अच्छे वोटों का परसेंटेज हमारा बढ़ा है, हमारा पार्टी का बेस वाइडर हुआ है। इसलिए हमारे लिए हम सत्ता में है या नहीं है, इस पर हमारा विकास का एजेंडा रुकता नहीं है। केंद्र में आज हम सत्ता में है, अलग अलग स्टेटों में हम बहुत बड़े पैमाने पे सत्ता में है। सवाल यह है, कश्मीर की जनता ने भी ये जो आश्चर्यजनक परिणाम जो बताया है, इससे एक संकेत मिल रहा है कि लोग अब पुरानी बातें छोड़ रहे हैं। ये पुरानी जातिवाद, संप्रदायवादी बातों पे लोग अभी उलझ नहीं रहे। लोगों को विकास चाहिए, ये देश का युवा विकास के साथ है और वो देने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। आज जाके लोग बातें करते हैं, भाई 1 साल अभी तक हुआ नहीं है, महंगाई देश में सबसे कम है, एक भी करप्शन का मामला इसमें आया नहीं है, ये सब बड़ी अचीवमेंट नहीं है। कांग्रेस के जमाने में हर रोज कोई ना कोई मसला आ रहा है, हमारा ये पहली सरकार है जिसका एक भी करप्शन का मामला नहीं आता। पार्टी का, देश का इंटरनेशनल इमेज बढ़ रहा है, ये लव जिहाद, ये धर्मांतरण, ये दंगे जो हो रहे हैं, ये किसके कार्यकाल में हो रहे हैं? देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो क्राइम रेट बढ़ रही है, वो किसके कार्यकाल में हो रहा है? रुपया 58 रुपए से 64 रुपए की दर जो गिर रही है, वो किसके कार्यकाल में हो रहा है? 25 यूटर्न जो 6 महीने में हो गए, वो किसके कार्यकाल में हो रहे हैं? विकास का देखिए, मोदी जी की कथनी है विकास, और उनके नेताओं और उनके मंत्रियों की जो करनी है वो है धर्म परिवर्तन, अपनी पार्टी की चिंता छोड़कर कांग्रेस को अपनी पार्टी का भी तो रामजादा, और उसके बाद का जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो, तो आप ये इस तरीके के अब ये पुराने आरोप हो गए, ये कांग्रेस की बातें सुनने को कोई तैयार नहीं है, ये पुराने आरोप हो गए अभी सब। अब देश की जनता इस आरोप में उलझती नहीं है। चलिए कांग्रेस वालों को भी अपनी बातें पुराने साल भर पुराने नहीं हो गए, 15-20 दिन पुराने ही हैं, बहुत पुराने नहीं हो गए। मेरा सवाल एक सवाल रागिनी से है, एक जादू जी से है। रागिनी आपसे सवाल हो गई कांग्रेस नहीं, रागिनी जी आपसे सवाल ये है कि 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 28 पर पीडीपी आगे चल रही है। क्या कांग्रेस और पीडीपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी को मुख्यमंत्री पद आप देने के लिए तैयार होगी कांग्रेस पार्टी? नंबर 1। और जादू जी से सवाल ये है कि 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 28 पर पीडीपी आगे चल रही है। क्या कांग्रेस और पीडीपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी को मुख्यमंत्री पद आप देने के लिए तैयार होगी कांग्रेस पार्टी? नंबर 1। और जादू जी से सवाल ये है कि जो उत्साहजनक परिणाम जम्मू कश्मीर में आए हैं भाजपा के पक्ष में, क्या अब घर वापसी कार्यक्रम शेर कश्मीर स्टेडियम में भी आयोजित होंगे? सवाल, घर वापसी के कार्यक्रम कोई सरकारी स्तर पर नहीं चल रहे, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस देश में अवेलेबल है, सरकार ने उस पर अपनी कोई भूमिका व्यक्त नहीं की, पार्टी की उस पर कोई भूमिका नहीं है। हर एक को अपने अपने मत के अनुसार कोई भी जबरदस्ती के छोड़कर धर्मांतर हो सकता है, इस देश में आज तक होते रहे। तो सवाल वो नहीं है, किससे भी कुछ का भी नाता आप जोड़ दोगे और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे, इससे किसी की राजनीति सक्सेस नहीं होने वाली। कांग्रेस को अपने गिरेबान में जागना चाहिए, जो सिकुड़ते जा रहे हैं आपकी पार्टी के नेता प्रदेशों में शामिल होते हैं ना, इसका उनको सोचना चाहिए। आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और तमाम सारे लोग शामिल होते हैं। और अभी दिल्ली में आयोजित होने वाला रामलीला मैदान में आज खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन और तमाम सारे लोग, मीनाक्षी लेखी वगैरह जा रहे हैं। तो क्या अब ये इसके आगे, चूंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो शेर कश्मीर में भी इस तरह के आयोजन करेंगे अब शेर कश्मीर स्टेडियम में मोदी जी की रैली के बाद, या वो संगठन जो आपके तो कश्मीर आपके जवाब मांग रहे दोनों नेताओं से? एक मिनट बोलता है, दोनों नेताओं, इन दोनों के पास अथॉरिटी तो नहीं है ना बोलने की। आप इनसे विचारों पे बात करेंगे, वो कहेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, दूसरे कहेंगे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। रागिनी, जो पहला सवाल था विनोद जी का, वही मेरा सवाल है अब कि कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी 28 पर चल रही है, तो मेजोरिटी होगी इनकी दोनों की। मेजोरिटी होगी, 44 का आंकड़ा आ जाता है, तो क्या है अब एक बार फिर हम कांग्रेस पीडीपी की सरकार देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, कहावत है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अगर आप कहें कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये विकल्प है, क्या कोई संभावना है, तो हाँ, संभावना तो है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जी ने तो अभी आपने खुद उनकी बाइट दिखाई थी, उन्होंने कहा कि जब तक रुझान पूरी तरीके से नतीजों में परिवर्तित नहीं हो जा सकते, तब तक ठोस रूप से कुछ कहना अभी कांग्रेस पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी हैं, अंबिका सोनी जी हैं और शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो इस दिशा में जरूर विचार करेगा। और अगर सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखना है जम्मू कश्मीर से, तो एक ये विकल्प हो सकता है।
अब मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी इसमें शीतल जी, जहां तक घर वापसी की बात है, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद पहले दोनों प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है उसमें आरएसएस के प्रचारक या आरएसएस से संबंध रखने वाले ही व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आरएसएस के स्थापना दिवस का भारत के इतिहास में पहली बार दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण होता है। चुनाव जीतने के बाद तमाम लोग आरएसएस के नेताओं से, उनके शीर्ष नेतृत्व से आशीर्वाद लेने जाते हैं, मोदी जी भी मिलने जाते हैं, कोई छुपा नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी खामोशी साध लेती है, और खामोशी का मतलब तो ज्यादातर हाँ ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बात के समर्थन में हैं। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये गोल्डन साइलेंस का क्या मतलब है। इस पे एक छोटा सा रिएक्शन लेते। बाकी आप संसद में तो ये सवाल पूछा ही जा रहा है बीजेपी से, वो वहीं पर उस पर बहस हो तो अच्छा है। फिलहाल हम जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात कर रहे हैं और नतीजों के रुझानों की बात कर रहे हैं। पर वो तो ठीक है। इस वक्त की तस्वीर अगर हम देखें, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार किस स्थिति में बन सकती है, कैसे बन सकती है। बीजेपी और पीडीपी और अदर्स अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। बीजेपी के 24 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 11 है, अदर्स 8 है। कुल मिला के 43 की संख्या आती है, 43 का आंकड़ा, जो कि बहुमत से एक दूर है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कि बीजेपी पीडीपी के साथ मिल जाए और अदर्स भी अगर उसे सहयोग दे दे तो फिर 60 हो जाता है, यानी 87 की विधानसभा में 60, यानी पूर्ण बहुमत। शीतल, इस पे ध्यान रखिए कि पीडीपी ही फैसला करेगी कि वो बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस। आप कांग्रेस या बीजेपी से मत पूछिए पीडीपी का यदि कोई आपको प्रवक्ता मिलता है वो तय करेगी कि उनके लिए पहली चॉइस कौन हो। पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ आपसे थोड़ी देर पहले जुड़ चुके थे, उनका रिएक्शन आया था और उन्होंने तभी ये स्पष्ट कर दिया था आपसे तकरीबन 1.5 घंटा पहले कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। एक प्रवक्ता से कहने से बनती नहीं है बात। सवाल ये है कि वहाँ पर पीडीपी, अब बीजेपी की जो स्थिति थी कि वो सरकार बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वैसे लगता अब नहीं है। पीडीपी उस स्थिति में है, उनके पास वीटो पावर है कि किसी सरकार को बना सकते हैं। किसके साथ? मैं इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल। पीडीपी प्रवक्ता नदीम अख्तर से हमारे संवाददाता अरविंद ने बातचीत की है, आपको हम सुनवा देते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पीडीपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आगे क्या निर्णय होगा, हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग के लिए अच्छी खबर है, आप लगातार लीड बनाए हुए हैं, 35 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं जी। लेकिन अगर नंबर्स कम होते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही जटिल इलाका है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें नंबर से आगे देखना चाहिए कि हुकूमत कौन बनाता है। इंशाल्लाह पीडीपी बनाएगी, लेकिन हमें इस वक्त ये जो एक अवसर मिला है, मुझे लगता है पूरे देश को, कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है जिसके पास पूरा बहुमत है और वो कोई भी फैसला लेने के अहल है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सूरत में एक बहुत ही सीजन स्टेट्समैन आए हैं। जिस तरह से 2002 में वाजपेयी जी ने इस बात के बावजूद कि मुफ्ती साहब कांग्रेस के साथ हुकूमत चला रहे थे, इस बात के बावजूद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए की एक एलाई थी, वाजपेयी साहब ही रीच्ड आउट टू जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे उन्होंने हालात ठीक करने के लिए एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरिक इनिशिएटिव लिया। मुझे लगता है कि हिस्ट्री कुड रिपीट इटसेल्फ और इस वक्त जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में या पूरे मुल्क में, और इस सूरत हाल से निकलने के लिए मुझे लगता है बहुत एक अच्छा सेटिंग हो रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए जो बात कही है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं रास्ते खुले हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो वादे अभी तक किए जा रहे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे और शायद उसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत महसूस हो रही है। हाँ, यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, डेवलपमेंट इश्यूज हैं, वो सब उनको एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है एक आइडियल सिचुएशन उभर रही है। लेकिन सर, बीजेपी ने एक बड़ी बात कही, उनका कहना है कि हमारा किसी के साथ समझौता होता है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात सुन रहा था, ऐसे में उनका ये बयान था। वो कहते हैं ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में ऐसी बात नहीं होगी, तो वो कैसे नकार सकते हैं जो एक अवाम का एक फैसला है
वो कोई नकार नहीं सकता है। एक ओवरवेलमिंग चेंज के लिए लोगों ने वोट डाला है। ये सही बात है कि बीजेपी को जम्मू में हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स को देखें तो वो तो एक डेमोक्रेसी का सबवर्शन होगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे कि बीजेपी से भी बात बन जाए, लेकिन कांग्रेस और एनसी को लेकर जिस तरह से पीडीपी के नेता कह रहे हैं कि जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया है, तो काफी उसके लिए सोच विचार करना होगा। कैमरामैन अवधेश के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। दिल्ली और पटना की बारी है। बिहार का एक अंग था झारखंड, वहां जीते हैं, अब बिहार में भी जीतेंगे और वहां भी सरकार बनाएंगे। जनता परिवार की एकता। 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन है और हम सब लोग अटल जी के जन्मदिन में जश्न मनाएंगे। आजम खान जी का कहना है कि पहले आपको कन्वर्ट करें। मोदी जी का जादू पूरी तरह। आजम खान का कहना है कि पहले शाहनवाज जी और नकवी जी को कन्वर्ट करें। कौन आजम खान? चलिए, थोड़ी देर पहले आलोक जी हम बात ही कर रहे थे पीडीपी के प्रवक्ता को हमने सुना और उन्होंने दो चीज कह दी। एक तो ये कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, दोहरा भी सकता है, अटल जी ने बहुत कुछ किया राज्य के लिए और हमें उम्मीद है बीजेपी से भी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह गए कि जो जनता का मैंडेट है उसका हमें सम्मान करना होगा। यानी जब मुख्यमंत्री की बात आई, मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका होगा, मुफ्ती को ही बनाना चाहेंगे ना। सबसे बड़ी बात यही है कि मुफ्ती के लिए वो हमने जिस तरह का सीट आप दिखाई दे रहा है, पीडीपी अब 28 पर दिख रही है, यदि वो नंबर 1 बन आती है तो निश्चित रूप से उनका दावा भी रहेगा। और मुझे लगता है, और जैसा मेरा ख्याल है हमारे जो साथी पत्रकार साथ में हैं उनकी बात होती रही है, पर्दे के पीछे बीजेपी के लोग बराबर पीडीपी के संपर्क पे थे और ये कोशिश रही है कि इसके बाद सरकार पीडीपी के साथ मिलकर बनाई जाए। इसलिए मुझे कोई शक नहीं लगता कि दोनों मिलकर बना सकते हैं। जो आज की तारीख है, थोड़ा सा सौदेबाजी होगी जो महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिली थी। थोड़ी सी सौदेबाजी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री का वो स्पष्ट कर चुके हैं, उनका जो अभी हमने बयान सुना कि हमें जनता के मैंडेट का सम्मान करना होगा, यानी हम ही बनाएंगे। क्षेत्रीय दल जो होते हैं, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट हो या सिंगल लार्जेस्ट के बराबरी की स्थिति में हो तो हमेशा मुख्यमंत्री पद वही चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी अगर शिवसेना बीजेपी के आसपास होती तो मुख्यमंत्री पद की बिना लिए न मानती, क्योंकि इतना फर्क हो गया है शिवसेना महाराष्ट्र भाजपा की, जो इसलिए वो माने। और यहाँ भाजपा और पीडीपी के बीच में आप देख रहे हैं बहुत ही नेक टू नेक है। 28 सीटों पर पीडीपी आगे है, 26 पे भाजपा है। और पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट अगर होती है या दोनों बराबरी पर भी छूटते हैं तो भी पीडीपी का आग्रह यही होगा कि मुख्यमंत्री पद उन्हीं को दिया जाए। और इसीलिए वाजपेयी जी का उदाहरण दिया पीडीपी के प्रवक्ता ने कि वाजपेयी जी ने इतना बड़ा दिन दिखाया था कि कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन सरकार बनाई थी लेकिन उन्होंने हमको बनाने दिया था। तो यानी वो भाजपा को उसका इतिहास भी दिला रहे हैं। अभी शहनवाज हुसैन वाजपेयी जी के जन्मदिन की बात कर रहे थे तो पीडीपी प्रवक्ता वाजपेयी जी की ही याद दिला रहे हैं उनको, यानी वाजपेयी जी के रास्ते पर चलो। तो जैसा आलोक जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से कंफर्टेबल तो यही होगा कि बीजेपी और पीडीपी मिलकर के बनाए और पीडीपी का मुख्यमंत्री हो। मुझे लगता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखें तो ये बड़ी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि पीडीपी एक हार्डलाइनर पार्टी है, बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है। ले लेंगे इसके बाद ले लेंगे। जिस तरह से झारखंड में बहुमत लग रहा है कि आप लोग बहुमत, जम्मू कश्मीर में भी चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आ रहा है। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं, कल महाधरना समाजवादियों ने दी, मैंने कहा ये हताशा, ये मोदी के आगे घुटने टेकने वाले मिलन है। आज जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में ये जनता की ताकत ही सर्वोपरि होती है। ये लोग हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं, राज्यसभा को नहीं चलने दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, वैसे तो हम जानते हैं कि जैसे इस आपसे पहले भी जो प्रवक्ता आए थे तब सभी लोगों का ये कहना है कि पार्टी आलाकमान ये तय करेगी कि झारखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा और जम्मू कश्मीर में अगर आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जो आंकड़े यहाँ दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि आप और पीडीपी एक कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में हो, और पीडीपी भी सुबह से ये स्पष्ट कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है कि बीजेपी से सहयोग लेने या उसे देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मामला फंसता है कि मुख्यमंत्री आपका होगा या उनका होगा। हालांकि आपकी पार्टी को तय करना है, लेकिन फिर भी कुछ तो हमें आइडिया दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप यहाँ पर अपने सहयोगी को इतना लीवरेज देंगे कि वो मुख्यमंत्री बना ले, क्योंकि ज्यादा आंकड़ा उनके पास है? पार्लियामेंट्री बोर्ड वाला आंसर मत दीजिएगा। प्लीज। देखिए, अभी सारे परिणाम अंतिम रूप से सामने आने के बाद जब एग्जैक्ट संख्या सामने होगी तब हमारी पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में निर्णय लेगा कि हमें जम्मू कश्मीर में क्या करना है। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से हमारे यहाँ
किसी भी राज्य में किसी भी परिस्थिति में हमारा पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा यह सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। अच्छा। हाँ, मैं इतनी बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा का प्रश्न है, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद यदि किसी एक राज्य का उन्होंने सर्वाधिक दौरा किया तो वो जम्मू कश्मीर है। प्रत्येक माह वो कश्मीर के दौरे पे गए हैं, जो कश्मीर के प्रति उनकी संवेदनशीलता और लगाव दोनों को दर्शाता है। तो हमारी सरकार और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह कश्मीर के हित में और भारतीय राष्ट्र की मुख्य धारा के हित में ही होगा। आपसे पहले श्याम जाजू आए थे और उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी हम तय करेंगे, यानी बीजेपी तय करेगी। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि आप बनाएंगे आप बीडीपी को बनाने देंगे, लेकिन ये तो बताइए कि अगर आप बनाते हैं तो आपके प्रोबेबल्स कौन होंगे, आपके चेहरे कौन से होंगे जम्मू कश्मीर में? मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा और जहां भी मुख्यमंत्री होगा वह एक क्षमतावान और समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। सुधांशु जी ये बताइए, आप तो चूंकि पर्दे के पीछे की राजनीति के माहिर हैं, क्या बातचीत शुरू हुई है पीडीपी से? कुछ सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ, ये बताइए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बात की बातें हैं। अब देखिए विनोद जी, जब आपने पर्दे के पीछे की बात कही तो पर्दे के पीछे की बात कम से कम सामने चित्रपट पर तो नहीं कही जा सकती ना। लेकिन झारखंड के बारे में तो जरूर सुधांशु जी, आप तो एक्सपर्ट है, राजनाथ जी के साथ रहे हैं। झारखंड में अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं, तो आदिवासी नेतृत्व तो होगा या नहीं, इस बारे में तो कुछ बात की जा सकती है कि एक ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ये शिकायत लोग करते थे कि भाई आप आदिवासी नेतृत्व तो नहीं देते हैं। अर्जुन मुंडा को पार्टी के लोगों ने ही पीछे किया, मतलब आप चाहे वैसे आरोप माने, लेकिन बेचारे बंद कमरे में वो भी यही दुख व्यक्त करते थे। क्या ये कोशिश होगी कि वहां पर आदिवासी नेतृत्व आए और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदू राष्ट्र के तहत जो संघ का आह्वान है उसमें वहां पर एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री पद भी स्वीकार कर लिया जाए, ऐसी स्थिति होगी या नहीं होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को स्वीकार कर सकती है। राष्ट्रपति ने बनाया था इन्होंने मुस्लिम, अब कलाम साहब। देखिए, एक तो बात हम ये कहें कि हम मुस्लिम या हिंदू के आधार पे या आदिवासी या गैर आदिवासी के आधार पे निर्णय नहीं लेते। आप देखें, हमने महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री बनाया तो मराठा गैर मराठा के आधार पे नहीं बनाया। हरियाणा में मुख्यमंत्री कि हम मुस्लिम या हिंदू के आधार पे या आदिवासी या गैर आदिवासी के आधार पे निर्णय नहीं लेते। आप देखें, हमने महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री बनाया तो मराठा गैर मराठा के आधार पर नहीं बनाया। सुधांशु जी, आपके पास आऊंगी इस सब के बीच में ये ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्शन ब्रेकिंग, दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपने विकल्प खुले रखे। ये ताजा बयान बीजेपी की ओर से, कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक और दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। बैठक में झारखंड जेएनके पर फैसला लिया जाएगा कल की बैठक में, यानी बीजेपी किसका समर्थन लेगी या देगी ये कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। और तमाम विकल्प जो हैं, ऑप्शंस जो हैं, वो बीजेपी ने खुले रखे हैं। सुधांशु जी, आदिवासी नेतृत्व पर बताएं ना कुछ। वो यतेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर। यतेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यतेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। बीजेपी ने ये कहा है कि विकल्प दोनों खुले हैं, दोनों राज्यों में किसी के साथ भी गठजोड़ कर सकते हैं। झारखंड को अगर हम छोड़े, जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की बात करें, जो हमारे सूत्र बताते हैं, दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों के नेताओं से बीजेपी के नेता दो दिन पहले से ही संपर्क में है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सीटों के रुझान आ रहे हैं, उससे जाहिर है कि पीडीपी के साथ ये और संपर्क आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पीडीपी की तरफ से भी संकेत साफ तौर पर दिए जा चुके हैं कि बीजेपी को आगे आना चाहिए और दोनों दलों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है तो सामने दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें काफी कम आती हुई दिखाई दे रही है तो उसके साथ जाने की सरकार नहीं बनेगी, इस तरह की स्थिति अभी फिलहाल लग रही है। लेकिन बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि क्या उसे अपोजिशन में बैठना है या फिर पीडीपी के साथ जाना है, क्योंकि पीडीपी के तरफ दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर ठीक है यतेंद्र, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। तो बीजेपी ने सभी विकल्प खुले रखे हैं, वो अपोजिशन में बैठने की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी से वो जो सवाल हम कर रहे थे कि आदिवासी नेतृत्व, चलिए आप ये मानते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में नहीं गए, आदिवासी नेतृत्व तो आदिवासी क्षेत्र में देंगे या नहीं? सुधांशु जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं अभी स्पष्ट कर रहा था
विनोद जी को कि हम आदिवासी गैर आदिवासी के आधार पे निर्णय नहीं ले रहे हैं। हाँ, जहां तक आदिवासियों में काम करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली एनडीए की सरकार थी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था, तो हमने वह नया मंत्रालय क्रिएट किया था। यदि वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में सर्वाधिक काम कर रहा है तो हमारे जिन संगठनों को लेकर आप हम पे आरोप लगाते हैं, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा यदि कोई सबसे बड़ा संगठन काम कर रहा है, उनसे बढ़कर काम कर रहा है आदिवासी क्षेत्रों में, तो वनवासी कल्याण आश्रम है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबद्ध माना जाता है। तो आदिवासी क्षेत्रों के प्रति हमारी सक्रियता, सहानुभूति और संवेदनशीलता आज से नहीं कई दशकों से रही है। राजनीतिक निर्णय हम राजनीतिक आधार के ऊपर करेंगे। प्राथमिकता हमारी विकास की दृष्टि से झारखंड में निश्चित रूप से आदिवासी रहेंगे। रागिनी, अच्छा विनोद, सुधांशु जी, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने जाजू जी से भी किया था, क्योंकि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया और उसके तमाम उत्कृष्ट कार्यों को आपने गिनाया, वनवासी कल्याण परिषद, और आपने बड़े सगर्व भी बात कही कि हमारा अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें घर वापसी का बड़ा कार्यक्रम चला रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद क्या शेर कश्मीर स्टेडियम में घर वापसी का कार्यक्रम बड़ा आयोजित होगा? देखिए, ये जो तथाकथित घर वापसी का कार्यक्रम है, इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम या इस प्रकार के एक से दूसरे धर्म के कार्यक्रम तमाम सामाजिक कार्य करते रहे। यदि विश्व हिंदू परिषद का दावा माने तो उसने कहा है कि 10 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने 2.5 लाख लोगों की घर वापसी। थोड़ी देर पहले के बयान पर फिर जाना चाहूंगी, क्या आपने ये कहा है कि झारखंड में ट्राइबल्स को नेतृत्व देना आपकी पार्टी की प्राथमिकता होगी? क्या खुले तौर पर आपने ये बात कही है? अभी नहीं, कहाँ कहा? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि आदिवासियों का कल्याण हमारी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री या नेतृत्व का निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व सभी राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लेगा। ठीक, आदिवासी कल्याण पर। जी विनोद जी, आप अपनी बात करें। नहीं तो वो सुधांशु जी, मेरा जो प्रश्न था उस पर आप बोल रहे थे, शेर कश्मीर स्टेडियम घर वापसी कार्यक्रम को कहां तक आगे बढ़ाएंगे? 370 तो आप डाइल्यूट कर ही चुके हैं। देखिए, घर वापसी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा कुछ ज्यादा ही उसको माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल बना दिया जाता है। क्योंकि यदि हम विश्व हिंदू परिषद के दावे को माने तो उनका तो कहना है कि पिछले 10 वर्षों में यानी यूपीए के शासनकाल में उन्होंने 2.5 लाख लोगों की घर वापसी की है। तो 2.5 लाख लोगों की घर वापसी यदि हुई है जो उनका दावा माने, तो वो तो कहीं उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अगर 150 लोगों की होती है तो इतना बड़ा वितंडावाद हो जाता है। तो यह तो मैं सिर्फ यही मानूंगा कि भाजपा की सरकार होने के कारण किसी एक पर्टिकुलर चीज को इतना बड़ा विषय बना दिया जाता है। और पिछले 60 वर्षों को मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि चाहे 50 के दशक में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हो, 60 के दशक में उड़ीसा कांग्रेस सरकार हो, 77 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, या 80 के दशक में अरुणाचल की कांग्रेस सरकार हो, या 90 के दशक में तमिलनाडु की सरकार, या 2000 के दशक में हिमाचल की सरकारों ने जो धर्मांतरण के बारे में कानून बनाए हैं, क्यों नहीं आज सारे राजनीतिक दल सम्यक रूप से उस पर विचार करने को तैयार है? ठीक है, एक सेलेक्टिव चीज पर प्रतिक्रिया करना राजनीति से प्रेरित। सुधांशु जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या आपको नहीं लगता आपकी पार्टी को कि अब जबकि आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति में है, सहयोग से ही सही, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, खासतौर से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां जो हमने हाल में देखी हैं आप ही की पार्टी के सांसदों की ओर से जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, हम तब से एक जिम्मेदार पार्टी है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री ने उन सारे बयानों का खंडन किया और हमारे नेताओं ने भी उनको विड्रॉ किया। ये ठीक है कि उसके बाद भी चूंकि विपक्ष उसको मुद्दा बनाना चाहता था तो उसने बना के रखा। हम जो कहते हैं जिम्मेदारी से कहते हैं और उसको निभाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 66 में हमने कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम परमाणु विस्फोट करेंगे। 32 साल बाद हम सत्ता में आए, 98 में और 2 महीने में करके दिखाया। ठीक, हम किसी भी विषय पे बोलते हैं तो जिम्मेदारी से बोलते हैं। यह हमारा 60 साल का अनुभव है। रागिनी, कितनी जिम्मेदारी है और कितना विरोधाभास है, मैं समझती हूँ कि ये बात धीरे धीरे जग जाहिर होती जा रही है और कलई खुल भी रही है। अभी सुधांशु जी ने कहा, और मैं तो कहूंगी कहा ही नहीं, श्रेय लिया आरएसएस के संगठन जो काम करते हैं, अगर वो काम थोड़ा श्रेयस्कर होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आरएसएस से तुरंत जोड़ लेती है, जैसे स्वयं ही वो काम कर रहे हो राजनीतिक तौर पे। और जहां पर घर वापसी या धर्मांतरण जैसी बात होती है उस पर खामोश हो जाते हैं। जो अलगाववादी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट कहते हैं, और ये किस तरीके का जुमला है मैं तो नहीं जानती।
370 की बात जम्मू कश्मीर के चुनाव में उठाई नहीं जाती, और जहां तक हमारे लोगों का कहना है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अनुभव किया है, कुछ खास पॉकेट्स में बात की जाती है 370 की और बहुत बड़ी तादाद में नहीं की जाती। तो ये किस तरीके की जिम्मेदारी है, मैं जानना चाहूंगी कि राजनीति में केवल अपने फायदे के लिए आप शब्द जाल बिछाकर मुद्दों को एक खास तौर का प्रसंग बना दें और उसके बाद आप उसकी वादा खिलाफी करें। उसमें मैं तमाम चीजें गिना सकती हूँ, लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगी सुधांशु जी से कि इस तरीके के कथनी और करनी में फर्क के बावजूद भी वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बयान देते हैं? सुधांशु जी, देखिए, मैंने जो बोला जिम्मेदारी वाली बात एक बार पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर हम तो पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं, हमारे नेता सदन के पटल पे कहते हैं हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। परंतु याद करिए, सन 62 के युद्ध और सन 65 के युद्ध में कांग्रेस की सरकारों ने संघ का समर्थन लिया, सहयोग लिया, और 26 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया। तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर मौके पर तमाम राजनीतिक दलों का भी उसने साथ दिया है। तो यह तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि यदि देश जब चुनौतियों से गुजर रहा था और उस समय जो संगठन आपके साथ खड़ा था और नेहरू जी और शास्त्री जैसे लोग उसका समर्थन किए थे, आज वो इतना बड़ा आलोचना का पात्र कैसे हो जाता है? सरदार पटेल जी की मूर्ति आप बनाना चाह रहे हैं, सरदार पटेल जी ने तो सन 66 की घटना उसके बाद की घटना है, वापस पहले की नहीं। झारखंड नतीजों पर लौटेंगे, वापस जम्मू कश्मीर झारखंड के नतीजों पर लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। प्रभु जी जल्दी से। मैं सुधांशु जी बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। जो चुनाव के ट्रेंड आ रहे हैं झारखंड में, 38 सीटों के ऊपर बीजेपी प्लस, यानी कि बीजेपी कुल अपनी 33 सीटें हैं अभी तक 33, जो इलेक्शन कमीशन की साइट बता रही है। सुधांशु जी, जिससे तो थोड़ा सा आपको डर तो लग रहा होगा क्या होने वाला है? ठीक है, इस पर जवाब ब्रेक के बाद। सुधांशु जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाइए। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसका जवाब, प्रभु जी के सवाल का जवाब